गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो वीडियोस भेजे थे, प्रीवियस वीडियोस, उनमें आपने पढ़ा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। सेकंड बुक का वो सेकंड चैप्टर था आपका, और थर्ड चैप्टर जो है वो आपका सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। नाउ टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड बुक। थर्ड बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओवरऑल थर्ड बुक का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का है, और उसमें ओवरऑल 5 चैप्टर्स हैं। और जो उसका फर्स्ट चैप्टर है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, यानी फाइनल अकाउंट्स हम कंपनीज के केस में किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। हाउ कैन वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। आपने 11th में पढ़ा था और पार्टनरशिप में भी पढ़ा कि हम ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन और बैलेंस शीट ये प्रिपेयर करते हैं। लेकिन कंपनी के केस में थोड़ा अकाउंटिंग का प्रोसीजर थोड़ा चेंज हो जाता है। वहां पर हम ट्रेडिंग और P&L के बेस पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट एज इट इज प्रिपेयर करते हैं। लेकिन बैलेंस शीट का फॉर्मेट कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप अलग होता है। वहां पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर लायबिलिटी साइड होती है, राइट हैंड साइड पर असेट साइड होती है। लेकिन कंपनी के केस में अपर और लोअर साइड होती है। अपर साइड लायबिलिटी साइड होती है और लोअर साइड आपकी असेट साइड होती है। क्लियर? जैसा कि अब मैं आपको जो पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा उसमें आप फॉर्मेट को देख भी पाएंगे, और मैंने यहां पर लायबिलिटी साइड का फॉर्मेट बताया भी है। ये अपर साइड है, ठीक है। अपर साइड यानी लायबिलिटी वाली साइड। अपर साइड को यहां पर बोलते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। ये साइड है हमारी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ये आप शेयर वाले चैप्टर में भी प्रॉपरली स्टडी कर चुके हैं। जो भी ये बैलेंस शीट बनती है ये हेडिंग वाइज बनती है, हेडिंग और सब हेडिंग वाइज। सीक्वेंस इनका आप चेंज नहीं कर सकते। जो सीक्वेंशियल फॉर्म कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग फिक्स हुआ है उसी को आपको फॉलो करना होगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में मेन 4 मेजर हेडिंग्स होती हैं। नंबर फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड, देन एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, और फोर्थ होती है करंट लायबिलिटी। ये आपकी 4 मेजर हेडिंग्स है, यानी मेन हेडिंग। और हर मेन हेडिंग में कुछ सब हेड्स होते हैं। जैसे शेयर होल्डर फंड है, शेयर होल्डर फंड में आपकी ये 3 सब हेडिंग्स होती हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्लियर? सेकंड, ये अपने आप में इंडिविजुअल हेडिंग है, इसके अंदर कोई सब हेड्स नहीं है। थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटी, इसमें भी 4 सब हेडिंग्स होती हैं। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटी, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये 4 सब हेड्स होते हैं। और जो फोर्थ हमारी मेजर हेडिंग है करंट लायबिलिटी, इसमें भी 4 सब हेड्स होते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये हमारे सब हेड्स होते हैं। अब इनके अंदर की डिटेल्स में आपको पीपीटी स्लाइड में समझाऊंगा। शेयर होल्डर फंड, ये आप इसको प्रॉपर स्टडी कर चुके हैं इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में, कि जो भी शेयर इश्यू करने से अमाउंट शेयर के अगेंस्ट में हमें रिसीव होता है वो शेयर कैपिटल के अंदर शो कराया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस में जो हमारे पास रिजर्व्स होते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट का अमाउंट होता है वो शो कराया जाता है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, यानी इसकी डिटेल आपको क्वेश्चन में नहीं पूछी जाएगी। सिर्फ हेडिंग वाइज आपको ये क्वेश्चन के फॉर्म में हेडिंग क्या होती है ये आप पूछ सकते हैं, लेकिन एज ए डिटेल फॉर्म में ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में जो मनी रिसीव एडवांस में कंपनी को हो जाती है वो यहां पे शो कराई जाती है। अब है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, यानी ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, यानी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सपोज कीजिए आपने 10,000 शेयर इश्यू किए थे और 15,000 आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। और जो ये 5,000 एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आपको रिसीव हुई है, ठीक है, इसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, यानी प्रोवाटा अलॉटमेंट करेंगे। लेकिन अलॉटमेंट पर एडजस्ट होने से पहले ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया और ये एक्सेस अमाउंट आप अलॉटमेंट पर अभी एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे अमाउंट को एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट में शो कराया जाता है। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा।
नॉन करंट लायबिलिटी की पहली लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जितने भी हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर शो कराई जाती हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड आपसे इंटरनल क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी। मैं बता देता हूं, जब कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी एडवांस टैक्स पे करती है, यानी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से पहले ही वो कुछ टैक्स का अमाउंट एडवांस फॉर्म में पे कर देती है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब कंपनी का एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल कर आता है और उस प्रॉफिट के ऊपर एग्जैक्ट टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है, तो अगर वो एग्जैक्ट टैक्स का अमाउंट एडवांस टैक्स से ज्यादा है तो जो डिफरेंस होता है वो हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में जो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स होते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है, वो अमाउंट आपको यहां पर शो करना है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स एंड प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, प्रोविजंस क्या होते हैं, प्रॉफिट का वो पार्ट जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से सेव किया गया है, वो प्रोविजंस होता है। तो ऐसे प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म किसी पर्पस के लिए क्रिएट किए गए हैं, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर पेंशन, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, तो ये सारी चीजें हमारी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आती हैं। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के जो पार्ट जो लॉन्ग टर्म में पे करने हैं, यानी मोर देन ए ईयर, वो लॉन्ग टर्म में आएंगे। लेकिन अगर वही आपको विद इन ए ईयर क्लियर करना है तो वही पार्ट आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। लाइक लोन पेबल ऑन डिमांड, शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें आपकी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएंगी, क्योंकि ये आपको विद इन ए ईयर क्लियर करनी होती है। ट्रेड पेबल्स में दो ही चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, जो शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स इसमें आएंगे अदर नॉन करंट लायबिलिटी में, और शॉर्ट टर्म ट्रेड पेबल्स में आएंगे। अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, कॉल इन एडवांस, ये सारी चीजें आपकी अदर करंट लायबिलिटीज में आएंगी। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ऐसे प्रोविजन जो स्पेसिफिक पर्पस से बनाए गए हैं लेकिन जो विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर कंज्यूम हो जाएंगे, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस की कैटेगरी में आते हैं। लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारी चीजें हमारी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आती हैं। तो ये आपका एक ओवरव्यू है सिर्फ लायबिलिटी साइड का। बेबी मैंने आपको असेट्स का फॉर्मेट नहीं बताया है, ये जो फॉर्मेटिंग है ये फॉर्मेटिंग है आपकी लायबिलिटी साइड की। अब हम इससे रिलेटेड कुछ पीपीटी प्रेजेंटेशन देखते हैं जो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताएगी कि इन हेडिंग्स में किन किन तरीकों से क्या क्या आइटम्स को शो किया जाता है। थैंक यू। Good morning students. In previous video we have studied about the issue of debentures. Previous video में हमने debentures के बारे में पढ़ा था कि how can we issue our debentures, what are the accounting treatment of issue of debentures on premium, at par or at discount. वो हमारी सेकेंड बुक का लास्ट चैप्टर था, क्योंकि 3 चैप्टर हैं जिसमें थर्ड चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वो हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। सो सेकेंड चैप्टर ही हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर था। अब हम थर्ड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। वी गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड बुक एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द थर्ड बुक इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फॉर्मेट्स एंड कंटेंट्स, यानी क्या क्या फॉर्मेट्स इसमें यूज होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में और उनके अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, ये हम आप यहाँ पर इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो जो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वो है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट की इस प्लेस पर यहाँ पे बनाया जाता है स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट। अब तक आपने जो बैलेंस शीट पढ़ी वो बैलेंस शीट थी हैंड वाइज, लेफ्ट हैंड साइड आपकी लाइबिलिटी साइड होती थी और राइट हैंड साइड आपकी एसेट साइड होती थी। पर कंपनी की बैलेंस शीट में ऐसा नहीं है, यहाँ होती है अपर साइड और लोअर साइड। अपर साइड जो होती है वो होती है लायबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, और जो लोअर साइड होती है यानी ये वाली साइड वो असेट साइड को रिप्रेजेंट करती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर, नोट्स टू अकाउंट नंबर,
अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। यहाँ पर 2 साल के हमें अमाउंट जो हैं वो मेंटेन करने होते हैं। अब ये हमारी जो लाइबिलिटी साइड है वो यहाँ पर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के नाम से आइडेंटिफाई की जाती है, यानी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। और जो असेट्स होती है वो असेट साइड के नाम से ही आइडेंटिफाई की जाती है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मेट्स में आते हैं, डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट हम लेते हैं लाइबिलिटी साइड को, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी। तो इसमें 4 मेजर हेडिंग्स होती हैं। जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो हेडिंग वाइज प्रिपेयर की जाती है। उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं, यानी हेड्स कितने हैं और सब हेड्स कितने हैं। तो हमारे यहाँ लाइबिलिटी साइड में कंपनी के केस में 4 मेजर हेड्स होते हैं, यानी मेन हेडिंग होती हैं। पहली शेयर होल्डर फंड, दूसरी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, यानी ये हमारी 4 मेजर हेडिंग होती हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में। अब आता है पहला शेयर होल्डर फंड। ये आप इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में प्रॉपरली स्टडी कर चुके हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। तो इस मेन हेडिंग में वैसे 3 सब हेडिंग होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? फर्स्ट इज शेयर कैपिटल। व्हाट इज शेयर कैपिटल? In share capital, we have to record the amount which received by the company from the issue of shares to the public. यानी पब्लिक के बीच में शेयर्स को इश्यू करके जो अमाउंट रिसीव होता है कंपनीज को, वो अमाउंट यहाँ पर शेयर कैपिटल की फॉर्म में शो कराया जाता है। चाहे वो अमाउंट इक्विटी शेयर से रिसीव हुआ हो, चाहे वो अमाउंट हमें प्रेफरेंस शेयर से रिसीव हुआ हो। हालांकि आप ये कंटेंट बहुत डीपली इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। अब सेकंड जो उसकी सब हेडिंग है वो है रिजर्व एंड सरप्लस, यानी जो भी हमारी कंपनी के ने रिजर्व अपने प्रॉफिट में से क्रिएट किए हैं, या जो भी अमाउंट उसने सेट असाइड कर रखा है फ्यूचर पर्पस के लिए, अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए, वो यहाँ पे शो कराया जाता है। और स्टेटमेंट ऑफ P&L से उसे कितना अमाउंट प्रॉफिट का अर्न हुआ है ये भी यहाँ पर शो कराया जाता है। और थर्ड है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी हेडिंग वाइज तो आपको ये याद कर लर्न करना है कि ये हेडिंग आती है हमारी शेयर होल्डर फंड में, लेकिन इसके अंदर क्या डिटेल्स हैं, क्या इसमें अमाउंट शो कराया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे। जैसे मैं बता दूं, शेयर वारंट के अगेंस्ट जो कंपनी को एडवांस अमाउंट रिसीव होता है पब्लिक से, वो अमाउंट यहाँ पे शो कराया जाता है। नेक्स्ट जो मेजर हेडिंग है वो है हमारी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। हालांकि ये हेडिंग भी डिटेल्ड वाइज हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि होता क्या है कि कंपनी के जब शेयर इशू करती है तो ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन आती है। जैसे एग्जांपल लीजिए कि हमने 10,000 शेयर इशू किए थे और हमारे पास 15,000 एप्लीकेशन आ गई, यानी 5,000 हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई, और इसे हम प्रो आटा अलॉटमेंट के बेसिस पे एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पर। लेकिन अलॉटमेंट से पहले ही हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया और हम उसे अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम उसे करेंगे। तो ऐसे अमाउंट को जो अभी तक अलॉटमेंट पर एडजस्ट नहीं हुआ है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट में शो कराया जाता है, यानी अनएडजस्टेड अमाउंट ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट जो होता है वो यहाँ पर आपको शो कराया जाएगा। क्लियर? हालांकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं। थर्ड जो हेडिंग होती है वो है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटी में पहली होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। हालांकि ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। कंपनीज जो होती हैं वो एडवांस टैक्सेस पे करती हैं मिड ऑफ द टर्म एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के बेसिस पर, और जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है और जब एग्जैक्ट अमाउंट प्रॉफिट का निकल कर आता है तो उस एग्जैक्टेड अमाउंट पे जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो अगर एडवांस टैक्स से ज्यादा है तो जो दोनों का डिफरेंस होता है एडवांस टैक्स और एक्चुअल टैक्स का, वो हमारी डेफर टैक्स लाइबिलिटी होती है। हालांकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं। थर्ड होती है अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जैसे लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आप जानते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो अमाउंट सेव किया जाता है फ्यूचर के लिए, वो हमारा प्रोविजंस कहलाता है।
तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो प्रोविज़न कंपनी ने क्रिएट किए हैं उनको यहाँ पे शो कराएंगे। प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी है, प्रोविज़न फॉर पेंशन है, एक्सेट्रा है, आगे पढ़ेंगे आप। तो ये चीज़ें हमारी 4 मेजर हेड होते हैं, सब हेड होते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के। अब है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में भी ये 4 सब हेड हैं। कौन कौन से आप देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी जो अमाउंट हमें डेप्ट का विद इन ए ईयर क्लियर करना है वो यहाँ पर आएगा। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल आते हैं इसमें। अदर करंट लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बाकी की चीज़ें आती हैं, अनअर्न इनकम, ये सारी चीज़ें। और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में ऐसे प्रोविज़न जो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए क्रिएट किए गए हैं वो हमारे इसमें आते हैं। तो ये हमारी डिटेल है, फॉर्मेट है लायबिलिटी साइड का, कंपनी की लायबिलिटी साइड का, इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड। अब हम लेते हैं डिटेल, पढ़ते हैं इसकी कि क्या क्या कैसे कैसे आता है। तो देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी ये हमारी साइड है और इसकी जो पहली मेजर हेडिंग है वो है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मीन्स द अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स और फ्रॉम बाय द इशू ऑफ शेयर्स और बाय क्रिएटिंग द रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और बाय अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L सरप्लस अमाउंट। और लायबिलिटीज आती हैं इसमें, ठीक है। लायबिलिटी चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, यानी नॉन करंट हो चाहे करंट लायबिलिटी हो। अब शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी के अलावा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट भी यहाँ पे शो होता है इस हेडिंग में। तो पहला है शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्या होती है? द शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी अगेंस्ट शेयर इशू फॉर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल्सो शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी जो अमाउंट आपने शेयर के थ्रू अर्न किया है पब्लिक में शेयर इशू करके, या फिर आपने शेयर इशू किए हैं किसी असेट्स को परचेस करने के बदले में, मीन्स शेयर इशूड एज ए कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो सारी चीजें शेयर कैपिटल में ही आती हैं। चाहे आपने शेयर इक्विटी शेयर किया हो, प्रेफरेंस शेयर किया हो, दोनों ही चीजें इसी कैटेगरी में आएंगी। जो शेड्यूल 3 है कंपनी एक्ट 2013 का, उसके अकॉर्डिंग ये जो शेयर कैपिटल होती है वो कई सब कैटेगरीज में डिवाइड होती है। जैसे आपने पढ़ी थी ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप, पेड अप, वो सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, पहली है ऑथराइज कैपिटल, जिसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। क्या होती है ये रजिस्टर्ड कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको अपने मेमोरेंडम में शो करनी होती है, और वो कैपिटल से ज़्यादा अमाउंट के शेयर आप अपने लाइफ टाइम में कभी भी इश्यू नहीं कर पाएंगे। यानी ये जो कैपिटल होती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में आपको डिस्क्लोज करनी होती है। कितने शेयर आप इश्यू करेंगे, कितने रुपए वाले, वो सारी चीज़ें इसमें आपको शो कराई जाती है, ठीक है। हालांकि ऑथराइज कैपिटल सिर्फ इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, इसको हम एक्चुअल अपनी बैलेंस शीट में कहीं शो नहीं कराते हैं, ठीक है। अब सेकंड होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होती है? इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो हमने पब्लिक के बीच में या कंसिडरेशन की फॉर्म में वेंडर को इश्यू किए हैं। इशूड कैपिटल कभी भी किसी भी केस में ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी हमने कितने शेयर पब्लिक को दिए हैं और उनसे कितने अमाउंट की एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं, वो चीजें इशूड कैपिटल में आती हैं। थर्ड होती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है कि जो शेयर हमने इश्यू किए उनमें से कितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, यानी कितने शेयर पब्लिक ने परचेज कर लिए, वो शेयर्स सब्सक्राइब कैपिटल कहलाते हैं। अब सब्सक्राइब कैपिटल को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, जब हम पूरा अमाउंट कॉल करते हैं और जब हम पूरा अमाउंट कॉल नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए आप कि मिस्ट लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज वाले इशू किए और सारा अमाउंट 10 रुपीज कॉल किया और वो सारा अमाउंट रिसीव हो गया। अब देखिए 10 रुपए कॉल किए थे और 10 रुपए ही पब्लिक से हमें रिसीव हो गए, तो यानी शेयर फुली पेड में कन्वर्ट हो गया। तो इसे हम शो कराएंगे एज ए फुली पेड। तो जब हम कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल निकालेंगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10, यानी 10 लाख रुपीज हमारी सब्सक्राइब कैपिटल हो जाएगी। हालांकि आप ये इश्यू ऑफ शेयर वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। और अगली होती है शेयर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, यानी सब्सक्राइब तो हुए हैं लेकिन फुली पेड नहीं हुए हैं।
तो ये चीज़ें हमारी कहलाती हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरी हैं कि हमने अमाउंट मांगा, कैपिटल कॉल तो की, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुई, यानी मीन्स एक तरीके से कॉल्स इन एरियर। इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है कि फिफ्थ एवेन्यू लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ वाले इशू किए थे और पूरा अमाउंट कॉल किया 10 रुपये, लेकिन 3 रुपये की फाइनल कॉल 10,000 शेयर पर हमको रिसीव नहीं हुई। 1 लाख शेयर इशू किए थे, 10,000 शेयर पे हमको 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हो रही है, मांग रहे हैं पर रिसीव नहीं हो रही है। तो यानी 1 लाख में से 10,000 पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे, तो 90,000 तो पूरा अमाउंट पे कर रहे हैं, तो ये तो फुली पेड हो जाएंगे, और 10,000 पूरा अमाउंट पे नहीं कर रहे तो ये नॉट फुली पेड हो जाएंगे। तो ये कैसे शो कराया जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब एंड फुली पेड में 90,000 शेयर 10 रुपीज़ के रेट से 9 लाख रुपीज़ के, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में 10,000 शेयर जो 10 रुपीज़ से हमारे पास 1 लाख रुपीज़ आने चाहिए थे, पर कुछ कॉल्स इन एरियर है, यानी कुछ अमाउंट नहीं आया। कितना? 10,000 शेयर पे 3 रुपीज़ के रेट से 30,000। 1 लाख में 30,000 नहीं आया तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ? 70,000। 9 लाख फुली पेड से 70,000 नॉट फुली पेड से टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 9,70,000। तो ये वो कैटेगरी है जिसमें हमने अमाउंट कॉल तो किया लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ। अब इसी को हम सेकंड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि जब कंपनी अमाउंट कॉल करती ही नहीं है, यानी कंपनी ने ही पूरा अमाउंट कॉल नहीं किया, तो इसके लिए भी ये भी उसी कैटेगरी में आता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। जैसे नोएडा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 1,50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ वाले इशू किए, लेकिन कंपनी ने अभी तक 8 रुपीज़ ही कॉल किए हैं, यानी 2 रुपीज़ की कोई लास्ट कॉल अभी नहीं मांगी है। तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। कैसे शो कराया जाएगा? सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ ईच बट 8 कॉल्ड अप, यानी जो 10 रुपीज़ के शेयर हैं बट 8 रुपीज़ ही कॉल किए गए हैं, तो 12 लाख रुपीज़ ये हमारा सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा। यानी इस तरीके से शेयर कैपिटल को शो कराया जाता है हमारी अकाउंटिंग बुक्स में। अब आता है सेकंड पार्ट इसका, रिजर्व एंड सरप्लस, कि रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है। देखिए नाम में ही दे रखा है दो चीजें, रिजर्व मीन्स द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच सेट असाइड फॉर द फ्यूचर अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस, एंड सरप्लस दैट मीन्स प्रॉफिट। तो रिजर्व यहां पे दे रखा है, रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट और अदर surpluses which are not earmarked of any way or to meet the particular liability, यानी अननोन लाइबिलिटीज के लिए जो हम फ्यूचर पर्पज में अमाउंट सेव करते हैं वो रिजर्व्स कहलाते हैं। ठीक है, जितनी कंपनीज के पास रिजर्व ज्यादा होंगे उतनी ही फाइनेंशियल पोजीशन उसकी स्ट्रांग होगी, क्योंकि वो अनफॉर्चुन सिचुएशंस को फेस करने के लिए उतनी ही ज्यादा प्रिपेयर होगी। अब देखिए रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको रिजर्व्स के जो हमारे इस कैटेगरी में शो हो सकते हैं। कोई भी टाइप का रिजर्व हो वो सारे रिजर्व आप इस हेडिंग में ही शो कराएंगे। ठीक है, एनी काइंड ऑफ रिजर्व और एनी काइंड ऑफ सरप्लस विल शो इन दिस हेडिंग। कौन कौन से रिजर्व हो सकते हैं कंपनी के अकॉर्डिंग? जो पॉसिबल रिजर्व्स हैं, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, एनी अदर रिजर्व और सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट में से प्रिपेयर किया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट यानी कैपिटल गेन, यानी ऐसा प्रॉफिट जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से अर्न हुआ है, लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी असेट्स और शेयर फॉर फीचर का जो अमाउंट है, उन सब चीज़ों से जो प्रॉफिट अर्न होता है, ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, तो उस प्रॉफिट में से जो अमाउंट फ्यूचर पर्पस के लिए सेव किया जाता है वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनी अपने शेयर प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट पे करना चाहती है और उस पे करने के लिए जो रिजर्व क्रिएट करेगी वो रिजर्व हमारा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का पार्ट माना जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप जानते ही हैं कि जब कंपनी अपनी शेयर्स को मोर देन इट्स फेस वैल्यू प्राइस पर इश्यू करती है तो जो एडिशनल प्राइस होती है वो एक अलग अकाउंट में, जिसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहते हैं, वहां पे ट्रांसफर करते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, कंपनी, ये थर्ड चैप्टर में था जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है सेकंड बुक का, तो अगर आप उस
डिबेंचर के रिडेम्पशन के लिए यानी रीपेमेंट के लिए कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं ताकि जब आप डिबेंचर का अमाउंट रीपे करें तो आपके पास सफिशिएंट फंड्स हों, तो उस केस में हम डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट करते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूएशन आप पार्टनरशिप में पढ़ चुके हैं। असेट्स या लायबिलिटीज से होने की वैल्यू में आए चेंजेस से होने वाले लॉसेस से बचने के लिए जो हम रिजर्व क्रिएट करेंगे वो रिवैल्यूएशन रिजर्व कहलाएगा। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जब अपने शेयर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल प्राइसेस पे अपने एम्प्लॉयज़ या अपने कंपनीज के पार्ट को इशू करते हैं तो उस लॉसेस से बचने के लिए हम ये रिजर्व को क्रिएट करते हैं। और अदर रिजर्व जो किसी भी नाम से शो कर रखा हो, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन हो, जनरल रिजर्व हो, कैसा भी रिजर्व हो, वो इसी हेडिंग में शो कराया जाएगा। और लास्ट है सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट का बैलेंस, यानी मींस कंपनी को ओवरऑल ईयर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ वो भी और प्रॉफिट हुआ वो भी इसी हेडिंग में शो कराया जाएगा। किसमें? रिजर्व एंड सरप्लस में। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, मतलब डिटेल वाइज आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। ऐसे बता दूं कि शेयर वारंट गिव्स ए होल्डर राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर एट ए स्पेसिफाइड डेट। यानी शेयर वारंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो शेयर होल्डर को ये राइट देता है कि वो पर्टिकुलर डेट को उन शेयर्स की जो पोजीशन है ले सकता है स्पेसिफाइड प्राइस पर। दीज आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, और यानी इसे देकर उस डॉक्यूमेंट के बदले में आपको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे बाद की किसी भी डेट पर। सिंस दीज आर टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, सो दीज आर क्लासिफाइड एज द शेयर होल्डर फंड। क्योंकि ये शेयर में कन्वर्टेबल होते हैं इसलिए इनको हम शेयर होल्डर फंड वाली कैटेगरी में ही शो कराते हैं। तो ये हमारी 3 मेन हेडिंग थी। फर्स्ट मेजर हेडिंग की शेयर होल्डर फंड की, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ऐसे ही सेकंड जो मेजर हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, यानी डिटेल में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। पर होता क्या है कि एप्लीकेशन मनी पेंडिंग ऑन अलॉटमेंट इज ए लाइन आइटम बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी, यानी ये ना तो शेयर होल्डर फंड में ही काउंट होता है ना नॉन करंट लायबिलिटी में ही काउंट होता है। यानी कंपनी पर जब एप्लीकेशन की एक्सेस अमाउंट रिसीव हो जाती है और शेयर के बदले में, लेकिन उसे वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट अभी तक नहीं कर पाई है, तो उस केसेस में वो अमाउंट फिर इस हेडिंग में शो कराया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल 31 मार्च यानी एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक आप उस एक्सेस एप्लीकेशन के अमाउंट को अलॉटमेंट तक एडजस्ट नहीं कर पाए थे, यानी आपने अलॉटमेंट मांगा ही नहीं होगा सपोज कीजिए, तो उस केसेस में फिर हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को यहां पर शो कराया जाता है। क्लियर हुआ? तो देखिए ये हमारी हमने 2 हेडिंग्स को यहां पे प्रॉपरली स्टडी किया, एक तो शेयर होल्डर फंड को और एक हमने स्टडी किया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। हालांकि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस का पार्ट नहीं है, यानी ये आपसे सिलेबस की फॉर्म में नहीं पूछा, मतलब डिटेल की फॉर्म में नहीं पूछा जाएगा। अब स्टूडेंट मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करूंगा। थैंक यू।